हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। ओके, तो आज हमारे 75 आरटी चैलेंज का 55वां दिन है और आज के दिन हमारा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम मतलब मैंने जैसे आपको कहा था 75 डेज में हम रिवीजन के साथ कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारा सिलेबस आज कंप्लीट हो जाएगा, आज प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट लेक्चर है आज। पूरे सिलेबस का 10th के मैथमेटिक्स को आज हम खत्म कर देंगे पूरी तरह से। क्लियर? ओके, तो आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से कि आपने प्रोबेबिलिटी का 01, 02 देखा होगा। प्रोबेबिलिटी का ना डे 53, 54 और ये 55th वाला है आज। तो ठीक है, तो आप बहुत जरूरी है कि आप जो है वो पहले वाले लेक्चर देखे हुए हों, वरना दिक्कत आएगी ना सबको समझने में। पूछ नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आएगी दिक्कत। ठीक है, चलो तो फटाफट से पेन और कॉपी निकाल लेना, एनसीईआरटी ले लीजिए और अपन शुरू करते हैं। ठीक है, हेडिंग लगा लो प्रोबेबिलिटी एंड डे 55 ऑफ 75 डेज। क्लियर? ओके, तो आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं अपना मॉडल नंबर 7। मॉडल 7 सर, 7th मॉडल क्या होता है? देखो, अभी तक मैंने आपको डिफरेंट मॉडल से फॉर्म में पढ़ाया था। 7th मॉडल क्या, जरा उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे अगर मैं आपको ऐसा कुछ नाम है ना पर्टिकुलर से, तो मॉडल के नाम से ये चीज आपने टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई है। ये मॉडल मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूँ ताकि तो आपको समझने में आसान हो, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आप ऐसा कह सकते हैं कि मार्बल है ना, मार्बल प्रॉब्लम्स, मार्बल या फिर कैंडी वगैरह टाइप आ जाए। ठीक है, अब ये क्या होता है, हालांकि ये नाम मैंने खुद से ही दिया, ऐसा कोई नाम हम एग्जिस्ट नहीं कर रहा वैसे तो। ठीक है, ये आपके समझने के लिए मैंने इसको, मेरे हिसाब से आसान लगेगा आपको समझना, इसलिए मैंने आपको चीज बताई। जब भी आपको ऐसे सवाल दिए जाए कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स दे दिया है आपको, उस बॉक्स के अंदर मार्बल डाले, मार्बल और गोटी आती कंचे जो हम से खेलते हैं गांव में, देखा होगा आपने ना, बच्चों ने खेला होगा शायद आपने, है ना? खेला है क्या आपने? बताना मुझे ना कमेंट करके जिस चीज ने खेला हो। यस सर, प्रेजेंट ही लगाना तुम्हें ना कि सर हमने खेले हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने अलग अलग कलर के ना, अलग रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर के आपने रखे। आपने मान लो 3 कलर रखे, रेड, ब्लू और येलो। आपने तीनों कलर के कुछ कुछ मार्बल एक डब्बे में डाले, एक बॉक्स में डाले, और सारे के सारे साइज सेम, एकदम आइडेंटिकल। ठीक है, और अगर आप उनको मिक्स करके आंख बंद करके बिना देखे अगर उसमें से एक मार्बल निकालोगे, तो क्या चांस है कि वो रेड मार्बल निकलेगा, क्या चांस है कि वो ब्लू निकलेगा, क्या चांस है कि वो येलो निकलेगा। ऐसे ऐसे सवाल इस पे बनते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि मैंने रेड मार्बल्स लिए, रेड मार्बल्स मैंने रखे हैं 7, मैंने ब्लू मार्बल्स लिए। ठीक है, और ब्लू मार्बल्स है मेरे पास 4। ठीक है, एंड येलो है ना, येलो मार्बल्स लिए मैंने, और येलो मार्बल्स है मेरे पास 5। तो 7 4 11 और 11 7 कर दो, 7 नहीं, काम करो 5 ही करो। ठीक, ऐसा सवाल आ गया। अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछेंगे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल। आपने सारे आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब सेम साइज में, मतलब साइज के बेस पे आप जज ना कर पाओ ना कि हाँ ये वाला छोटा है मतलब रेड वाला, मीडियम साइज है मतलब ब्लू वाला, और सबसे बड़ा है मतलब येलो वाला, ऐसे कर सकते हैं ना। इसलिए हम बोलते हैं आइडेंटिकल वर्ड यूज करते हैं। आइडेंटिकल मतलब जो आकार में सेम हो, मतलब सब कुछ सेम हो, उसके अंदर सब कुछ सेम दिखेगा। ठीक है सर, कलर के अलावा, और आप आंख बंद करके आप निकालोगे तो उसमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा। इसलिए तो आपने टोटल कितने मार्बल हुए सर? 7 4 11 5, 11 5 16, 16 मार्बल्स आपने उसके अंदर रख दिए, मिक्स किया आंख बंद करके, या फिर समझो कि आपने रैंडमली बिना उसके देखे, विदाउट लुकिंग इनटू देम, आपने एक मार्बल निकाला। क्या पॉसिबिलिटी है कि वो रेड मार्बल हो, ब्लू मार्बल हो, येलो मार्बल हो? देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल, इसका है ना आपको लिखना पड़ता है। इसको लिखने का तरीका होता है, चलो मैं आपको बता देता हूं लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, let R be the event, R be the event of getting a red marble, of getting a red marble। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको नेक्स्ट यहां पे ये करना है, R be the event of getting a red marble, then probability of R है ना, therefore probability of R is equal to, अब टोटल रेड मार्बल कितने हैं तुम्हारे पास? 7 रख दो, है ना, और टोटल मार्बल कितने हैं? 7 4 11 5 16, तो नीचे 16 आ जाएगा। बात समझ में आई? ऐसे करने हैं सवाल। अब इसमें मान लो तुम्हें ये भी दे सकते हैं रेड मार्बल, जो तुम्हें बोला ब्लू मार्बल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू मार्बल, ब्लू मार्बल प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 4 है, तो 4/16 कर देना। और आपसे अगर बोले कि येलो मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी कि येलो मार्बल निकले, तो आपको कर देना है 5/16, क्योंकि येलो 5 है और टोटल 16 है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने का ये तरीका हो। बात समझ में आ गई?
अब सवाल में तुम्हें मान लो ऐसे देखा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज मार्बल, ऑरेंज कलर मार्बल, ठीक है। अब सर दुविधा ये है कि ऑरेंज कलर मार्बल की तो बात ही नहीं हुई थी, इसमें ऑरेंज कलर का मार्बल था ही कहाँ, रेड था, ब्लू था, येलो था, तो ऑरेंज जब उसमें है ही नहीं तो निकलेगा कहां से, नहीं निकलेगा ना, और नहीं निकलेगा, ऐसे इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है सर, 0, बताया था मैंने। तो मान लो कोई ऐसा कलर तुमसे बोल दे जो उसमें है ही नहीं, वैसे की पॉसिबिलिटी अगर आप देखने जाओ तो वहां पे आपको लिख देना है 0, क्योंकि हो है ही नहीं ना, एक भी नहीं है। क्लियर हो गया मेरी बात है। अब इसी पे सवाल कैंडी वगैरह में दे सकते हैं, मान लो बस कैंडी दे दी आपको ना, कि एक लेमन कैंडी है, लेमन कैंडी हमने रख दी यहाँ पे कितना 5 रख दी, ठीक है। और हमारे पास मान लो ऐसे बोल दिया आपको ऑरेंज कैंडी है ना, एनसीईआरटी में भी ऐसा सवाल है, ऑरेंज कैंडी आपको दे दी, कितनी दे दी, 12 दे दी आपको, ठीक है। और आपसे बोला गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, है ना, ऐसे रैंडमली मिक्स करके आप निकालो एक चॉकलेट, क्या चांसेस है कि वो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी होगा, तो सीधी बात है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज इज इक्वल टू ऑरेंज कैंडी कितने हैं 12, और टोटल कितने हैं 12 प्लस 5 17, यानी 12 अपॉन में 17 हम आंसर लिख के आ जाएंगे। एंड अगेन सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर आपको लेमन कैंडी बोल दिया जाए तो 5 अपॉन में 17। अब जरा सोचो, किसी ने आपको ऐसा बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कैंडी अगर आपको बोल दिया किसी ने, तो आपको क्या करना है वहां पे, जो है ही नहीं, है ना, स्ट्रॉबेरी टाइप का है नहीं, इसमें कोई ऐसे कैंडी नहीं है, तो आपको वहां पे 0 टिक कर देना, बात खत्म, समझे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का ये तरीका होगा। चलो इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रह जा रहा है, नेक्स्ट आपका होगा ज्योमेट्रिकल, है ना, ज्योमेट्री बेस्ड या फिर ज्योमेट्रिकल फिगर्स, मॉडल 7 कह लो, मॉडल 8, इससे हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक कैसे, ज्योमेट्रिक मतलब क्यों, फिगर्स के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालने का अगर आपके पास आ गया तो क्या करोगे। जैसे मान लीजिए कि इसमें सवाल कैसे पूछेंगे, आपको ऐसा बोल देंगे कि एक ये मान लो कि एक फ्लोर है या फिर एक ये जमीन है, कुछ भी दे रखा आपको, और इसकी लंबाई बता देंगे कि ये 3 मीटर लंबा है, 2 मीटर चौड़ा है, बीच में एक सर्कुलर शेप में ऐसा कुछ है जिसका रेडियस जो है 1 मीटर है। तो आपको बोलेंगे कि हमने रैंडमली एक पत्थर थ्रो किया, हमने पत्थर फेंका, तो क्या चांसेस है कि पत्थर जो है इस सर्कल के अंदर गिरेगा, क्या चांसेस है कि पत्थर जो है सर्कल के अंदर गिरेगा। अब ऐसे सवालों को करने का एकदम बेहतरीन तरीका बताऊंगा। क्या करना है आपको इसके अंदर, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, आप पहले टोटल जो आप करते हो वही, क्या बोला है किसमें गिरना चाहिए, अंदर, सर्कल का एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ सर्कल कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की जगह पाई, रेडियस यानी 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, पाई आ जाएगा। नेक्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 3 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर, डन। और ये कितना आ रहा है आपका, पाई मीटर स्क्वायर। अब सर काम की बात यह है कि सर प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी कि जो आप पत्थर फेंकोगे वो इसके अंदर गिरेगा, इसके बाहर नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसका जो है ना सर्कल का एरिया उसको आप ऊपर रख दीजिए और डिवाइड बाई टोटल एरिया कितना है 6, यानी इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 6। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, सर्कल के अंदर गिरने का पाई बाई 6 इसकी पॉसिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। इसी सवालों को देखो कुछ इस तरीके से पूछा गया था, हालांकि हाँ ये शायद जब मैंने 10th का पेपर दिया था मेरे टाइम पे ये सवाल पूछा गया था। देखो बता रहा हूँ कौन सवाल था ये, मुझे एग्जैक्ट नंबर ध्यान में नहीं है, लेकिन हाँ मुझे सवाल ध्यान में कि सवाल का टाइप यही था, ठीक है, और यही क्वेश्चन था, मतलब ट्रायंगल ही था। अरे यार गलतियां बहुत हो रही हैं, देखो ये हो गया ऐसे, ठीक। अब इसके बाद क्या करो, इसको ऐसे कर दो और इसको आप जो है ऐसे बना दो, एक ट्रायंगल बन गया ये। मान लो कि तुम्हें बोल दिया गया कि ये साइड 5 सेंटीमीटर का है, ये 12 सेंटीमीटर का है, आपसे ऐसा बोल दें कि अगेन सेम चीज, मान लो कि ये डार्ट देखा आपने, डार्ट DART डार्ट है ना, डार्ट पता है क्या होता है, वो आपने देखा है वो सर्कस वगैरह में हम कहीं जाते हैं गेम खेलने, तो उसमें अलग अलग रिंग्स बने होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन ऐसे बड़े बड़े होते जाते हैं, और आप वो है ना थ्रो करते हो, ऐसे करके ऐसे थ्रो करो, एकदम उसके सेंटर में जाकर लगना चाहिए, तो आपको ऐसे पॉइंट मिलते हैं, उसे कहते हैं डार्ट वाला गेम, है ना। तो मान लो कि उसमें ऐसा ही क्वेश्चन है, डार्ट है ना, आप एक थ्रो कर रहे हो, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो इस सर्कल के सेंटर पे, मतलब सर्कल के अंदर लगे, इसके अंदर ही होना चाहिए, इससे बाहर नहीं। तो सवाल अगेन सेम टाइप का है, आपको एरिया निकालना है और फिर सर्कल का एरिया निकालना और टोटल कर देना अपॉन में, है ना।
तो देखो अब सर्कल का इसमें एरिया कब निकालोगे, बिना रेडियस के एरिया निकालोगे कैसे। अब यहाँ पे सर्कल चैप्टर का एक कंसेप्ट यूज होता है, याद करो मैंने एक फॉर्मूला बताया था। पहले तो तुम्हें ये निकालना पड़ेगा हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जब तुम करोगे तो ये तुम्हें मिलेगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 169 और एच इज इक्वल टू 13 आ जाएगा, है ना, क्योंकि √1 से 13 आ जाएगा। हाइपोटेनस की वैल्यू 13 आ गई। याद करो रेडियस निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने, रेडियस इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस डिवाइड बाई 2, यानी r इज इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 5 प्लस 12 माइनस हाइपोटेनस कितना है 13 डिवाइड बाई 2। अब देखो ये कितना आ जाएगा 5 प्लस 12 17, 17 माइनस 13 आ गया 4/2, जिसकी वैल्यू आ गई 2, यानी इसका रेडियस जो है वो 2 आ जाएगा। अब देखो अब इतना तो तुम्हें पहले करना पड़ता है ना, अब रेडियस आ गया तुम्हारे पास, अब आगे क्या करना है, अब आपको एरिया निकालना है। तो आप निकालें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये कितना आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 12 और हाइट कितनी है 5, तो ये आ जाएगा आपका 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब अगर उसने आपको बोला अब सर्कल का भी एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल कर लेते हैं अपन। एरिया ऑफ सर्कल जो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर, रेडियस कितना है 2, 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई, कितना आ गया 4 पाई। अब आपको अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो अगेन सर सेम, टोटल यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा और 4 पाई आपको ऊपर रख देना है, जिसे अगर आप कट करो तो समथिंग ये 2 पाई बाई 15 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब ये चांसेस है, ये पॉसिबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है कि जो आप डार्ट फेंकोगे वो सर्कल के अंदर आएगा, इसके बाहर नहीं। बात समझ में आ गई। तो ये कुछ ऐसे ही गिने चुने चुनिंदे सवाल आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की अगर अपन बात करें, हाँ एक बड़ा ही पॉपुलर एमसीक्यू है जो आपके एनसीईआरटी में दी गई, जरा उसको ध्यान से देख लेना, बता दे रहा हूं, है ना। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन में था, ठीक है, कोई भी 0.67 दे रखा है ना, ऑप्शन में था 15% दे रखा है, एक ऑप्शन था -1.5 दे रखा है, ठीक है, और कोई ऑप्शन डी था, ऐसे कर लो ऑप्शन डी 3/7 दे रखा है, ऐसे ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं आपको ध्यान रखना है। मैंने पहले ही बताया था, दिक्कत क्या होती है बच्चों को, ये तो मालूम रहता है कि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन बच्चे यहाँ पर परसेंटेज देख के कंफ्यूज जाते हैं, ये 15% लिखा है अगर ना समझ में आ रहा हो तो बेसिकली 15% हो सकता है प्रोबेबिलिटी किसी चीज की, नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब ये आंसर सही है, मतलब ये कभी किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं आती है, ये एमसीक्यू आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब परसेंटेज में लिख सकते हैं क्या प्रोबेबिलिटी को, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, आपको क्या करना है, जो भी प्रोबेबिलिटी है अगर आप उसमें इंटू 100 कर दोगे ना तो आपको उसका परसेंटेज मिल जाएगा, कितने परसेंट चांसेस हैं। क्या बात करो, सही में, हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, तो मैं बता रहा हूं। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल आपको नीचे लिखना है, टोटल में से जितने मार्क्स तुम लेके आते हो वो मार्क्स तुम ऊपर लिखते हो और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, तभी तुम्हारा परसेंटेज आता है ना। तो प्रोबेबिलिटी में भी तो हम सेम कर रहे हैं, टोटल को देखो नीचे लिख रहे हैं, टोटल में से जितने हमारे रेड मार्बल ब्लू मार्बल उसको हम ऊपर लिखते हैं, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। और इसी प्रोबेबिलिटी में अगर तुम इंटू 100 कर दो तो देखो ये परसेंटेज बन जाता है। तो परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज के फॉर्म में लिख सकते हैं, नेगेटिव नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। और दूसरी काम की बात, आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है सर वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम भी नहीं हो सकती, 0 से लेकर 1 के बीच में आएगा, 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन 1 से आगे नहीं जाएगा और 0 से पीछे नहीं जाएगा, 0 से लेकर 1 के बीच में आंसर आएगा, ठीक है सर। तो चलो इसी के साथ में आज हमारा 55th डे का लेक्चर पूरा होता है, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर खत्म होता है, प्लस चैप्टर नंबर 1 से लेके 14 चैप्टर कवर कर लिया हमने, पूरा का पूरा सिलेबस आज खत्म होता है। कल हमारा 56th डे होगा और कल से हम कुछ न्यू स्टार्ट करेंगे जिसका अपडेट आपको शॉर्ट्स के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। बट फिलहाल आज के दिन हमारा 55th डे के दिन हमारा पूरा का पूरा 10th का मैथ्स का सिलेबस आज खत्म हुआ। मतलब समझिए, एक याद है मैंने स्टार्टिंग में एक डे 1 था, आप में से ऐसा बहुत से लोग हैं जो डे 1 से जुड़े होंगे शायद, है ना, बीच में आपने शायद गैप भी किया होगा, कंप्लीट करने में चीजों में शायद मुश्किलें आई होता है। आप समझिए कि एक दिन था जब हमने डे 1 करके स्टार्ट किया था, लाइक उस टाइम पे बहुत मुश्किल लग रहा होगा, है ना, कि पूरा सिलेबस अपन कैसे करेंगे, बट देखते ही देखते, है ना, दिन भी बीत गए और 55 डे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं
और हमारा सिलेबस भी चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक कंप्लीट हो गया। तो इस बात की आपको भी बधाई हो, है ना। हाँ, मुझे भी बधाई हो, मुझे तो बहुत सारी बधाई हो, तुम्हें भी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसे कंप्लीट कर लेना, नोट्स बना लेना, पढ़ाई करते रहना। और अब आज जाके तुम एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हो। अब जाके तुम एनसीईआरटी किताब निकालना और प्रोबेबिलिटी वाली एनसीईआरटी है ना, प्रोबेबिलिटी का जो एक्सरसाइज है, अब तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। अब तुमसे क्वेश्चन बनेंगे, तो आज तुम प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, है ना। टिल दैट ध्यान रखें, पढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट, चलो बाय।